हेलो बच्चों, कल हमने 6 चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने मुद्रा के कार्य तक करवाए थे, जिसमें कि मुद्रा के कार्य हमने बताए थे भाई कौन कौन से कार्य थे। एक तो प्राथमिक कार्य बताए थे, एक इसके गौण कार्य बताए थे, ठीक है। और फिर उसके साथ भी इसके वैधानिक कार्य वगैरह भी सारी चीज़ें बताई थी। कुछ इसके बिन्ने में जो हमारा बार्टर सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग बताया था। बार्टर सिस्टम करना है, पेपर में आता है इसमें से क्वेश्चन। और मुद्रा के आकस्मिक कार्य बताए थे। देखिए, प्राथमिक कार्य मैं को डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। आज मुद्रा के आकस्मिक कार्य को हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे जो गुण कार्य हैं उसमें क्या करता है। सबसे पहले कहता है स्थगित भुगतान। देखिए, जब बार्टर सिस्टम था तो हम स्थगित भुगतान नहीं कर सकते थे। भाई किसी को रख लिया तो उसको भी इतने तेरे रुपये का माफ़ कर दिया, भाई 5,000 रुपये तेरे को देंगे सैलरी, ऐसा कुछ नहीं होता था। उसको जो हमारे पास वस्तु होती थी ना वो दे देते थे, ठीक है। पर जब से मुद्रा आई है तो उसे स्थगित भुगतान हम कर सकते। किसी की सैलरी डिसाइड कर दी, वो दे दिया। ऋणों पर ब्याज, जैसे इसमें कहते हैं कि ऋणों के भुगतान को स्थगित भुगतान कहते हैं। ब्याज वगैरह दे दिया और इनका इतना भुगतान कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्थगित भुगतान। फिर उसके बाद आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। अब देखिए, जब बार्टर सिस्टम था हम मुद्रा को स्टोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वस्तु देखिए एक टाइम के बाद ख़राब हो जाएगी, स्टोर करना मुश्किल है। तो मुद्रा आई है, मुद्रा को हम स्टोर कर सकते हैं। देखो, पैसों की जो एफडी भी करवा सकते हैं, घर में सेविंग करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो स्टोर वैल्यू को भी बढ़ावा मिला है। फिर उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, इसके थर्ड पॉइंट इसका कि ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मूल्य हस्तांतरण का काम सुविधाजनक। देखो, हम सामान अब देखिए ऑनलाइन भी खरीद लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सामान भी खरीदा, ऑनलाइन सामान खरीदने से भी क्या हो जाएगा, आराम से हम कर सकते हैं ऑनलाइन सामान से। भैया सामान खरीद के लिए और उसकी पेमेंट पे कैश कर दी या बैंक के थ्रू कर दी या एटीएम के थ्रू कर दी, जैसे भी करना होता है हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है मुद्रा के आकस्मिक कार्य। जो भैया आकस्मिक कार्य कौन से, एक तो साख निर्माण का आधार, क्रेडिट क्रिएशन हो जाती है, जैसे चेक मिल जाता है, विनिमय पत्र, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सारे साख निर्माण में आ जाते हैं। फिर हो जाता है मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब जैसे हमारे पास 100 रुपये है, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमें पता है उसका मूल्य 100 रुपये है, देख के आते हैं, संतुष्ट होते हैं। पर इसी के बदले अगर हम बार्टर सिस्टम को यूज़ करते हैं तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, सामान के बदले में सामान दिया जाता है। हमें ये डाउट रहता है कि हमारी वस्तु का मूल्य ज़्यादा है या कम है, तो हमें इस चीज़ में संतुष्टि नहीं होती। तो एक ही उसका नुकसान था और मनी का ये फ़ायदा है। फिर उसके राष्ट्रीय आय का वितरण, राष्ट्रीय आय के वितरण में भी आसानी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद बैरियर ऑफ ऑप्शन, ये कहते हैं कि हम बैरियर कर सकते हैं। अभी कहता है कि मुद्रा के रूप में धन का संचय के। देखिए, अब जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो जिसने सेविंग कर रखी थी, कोई भी कंडीशन आएगी उसके अंदर वो अपना खर्चा मतलब अपने आप को मेंटेन कर सकता है। अगर मान लीजिए सेविंग नहीं थी, अगर हमारे पास मुद्रा नहीं होती तो सामान क्या होता, भी ख़राब तो होना ही था, हो सकता था, ठीक है। तो क्या होता कि उसमें हम इसको फेस करने में हमें कठिनाई होती इस समय को, पर अगर मनी से इस समय को फेस करने में हमें क्या मिली, हेल्प मिली। फिर उसकी बात आता है गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। कैश होगा, मुद्रा होगी, जितनी मुद्रा होगी हमारे पास हमारी सॉल्वेंसी की गारंटी होगी, में हम बैंकरप्ट नहीं हो सकते। फिर उसके बाद इंक्रीज इन लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की लिक्विडिटी। देखिए, मुद्रा का मतलब, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कैश में कितना है और नियरेस्ट कैश में कितना है, चेंज कर सकते हैं उसके अंदर, कैश के अंदर, ये देखा जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है गत्यात्मक कार्य और इसके आता है स्टैटिक कार्य फंक्शन और डायनामिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन जो हमारे प्राथमिक गुण कार्य वगैरह जितने भी थे ना, ये तो इसके स्टैटिक फंक्शन। डायनामिक का फंक्शन जो ये डिफ्लेशंस हो गया, ठीक है, मुद्रा के माध्यम से प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों का प्रयोग करना हो गया, घाटे की वित्तीय व्यवस्था को संभव बनाना हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विस्तार करना हो गया, और मुद्रा की नीति के प्रयोग से सरकार द्वारा आर्थिक विकास, कीमत की स्थिरता, ये जो सारे काम हो गए ये हमारे किस में आ जाते हैं, डायनेमिक फंक्शंस के अंदर। अब आता है भारतीय मुद्रा प्रणाली। जो भारत में मुद्रा होती है ना, वो 2 रूप में यूज़ की जाती है भाई। एक तो करेंसी होती है, साथ साथ में सिक्के भी होते हैं, ठीक है। इसका कहते हैं जो मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड कहा जाता है इसको, ठीक है। कागजी रूप में भी प्रमाणित किए जाते हैं और सिक्के भी होते हैं। जो सिक्के होते हैं वो क्या होता है हमारा, सिक्कों को हम कहते हैं कि सिक्के जो हमारे होते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर,
लिमिटेड लीगल टेंडर में रखा जाता है, और जो हमारे नोट वगैरह कागजी करेंसी है उसको हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स के अंदर रखते हैं। वैसे जैसे हमने भुगतान करना होता है किसी चीज़ का बड़ा, तो सिक्के उठा के थोड़ी ना देंगे काउंट करके, उसमें क्या करेंगे, नोट्स का यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ है इसके अंदर। फिर इसके बाद आता है पॉइंट हमारा भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था। देखिए भारत में जो नोट जारी करते हैं ना, तो कुछ जैसे रिज़र्व रखना पड़ता है आरबीआई को, तो उसके लिए सोना जो हमारा गोल्ड है वो कितना रखना पड़ता है, गोल्ड हमें रखना पड़ता है 115 करोड़ का, ठीक है। और फिर उसके विदेशी मुद्रा हमें रखनी 85 करोड़ की। इन दोनों को मिला के लगभग हमें 200 करोड़ रुपए का सुरक्षित कोष रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये रखना ही पड़ता है आरबीआई को। इसके अलावा फिर ये इशू करती है। फिर कहते हैं मुद्रा की सप्लाई। देखो मुद्रा की सप्लाई में कहता है कि बैंक की जो सप्लाई है उसको शामिल नहीं करते हम, ठीक है। बैंक के अंदर जो पैसा है उसको शामिल नहीं करना, ना सरकार के पास जो पैसा है उसको शामिल करना। जो पैसा लोगों के पास है ना उसके तो सप्लाई में शामिल किया जाता है, ठीक है। अब मुद्रा को माप का आ जाता है पॉइंट। भाई माप कैसे किया जाता है मुद्रा का? मुद्रा के माप में कहते हैं मेजरमेंट M1 होता है। जैसे M1 है, अब M1 में देखो एक तो C फॉर जनता के पास जितना पैसा करेंसी है वो, D फॉर डिमांड डिपॉजिट, पे डिमांड पे डिपॉजिट हो जाएंगे वो। फिर उसके बाद आता है आरबीआई के पास अन्य जमाएं, जो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक जमा करवाते हैं ना, बैंकों का बैंक बोलते हैं आरबीआई को, तो आरबीआई के पास तो दूसरे जो बैंक्स में जो हम पैसा, वो बैंक जाके आरबीआई में पैसा जमा करवाते हैं। तो ये तो M1 हो गया मुद्रा के माप, M1। फिर उसके बाद आता है M2। अब जो M2 है उसमें क्या शामिल किया जाए? देखो M2 जो हमारा M2 है उसमें M1 आ गया, और साथ में पोस्ट ऑफिस में जो जमा होती है वो शामिल की जाती है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस जो जमा होती है वो शामिल की जाती है। फिर इसके बाद आता है M3। अब जो M3 है उसमें क्या है? M3 में M1 शामिल किया जाता है, साथ में जो कमर्शियल बैंक की नेट डिपॉजिट्स होते हैं, FD होती है, वो कमर्शियल बैंक का नेट डिपॉजिट जो FD वगैरह होती है वो शामिल किया जाता है। इसके बाद बोलते हैं अब देखिए इसमें जैसे मैंने जो भी आपको पॉइंट बताया था ना, एक बच्चे के इसमें M4 में M3 शामिल किया जाता है, M3 के अंदर M1 शामिल किया जाता है। और फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस के जो NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है, जो जमा होती है FD की तरह ही होती है, खरीदने होते हैं 1 साल का, तो वो सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। अब ये देखो ये डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है, जैसे भाई M1 में क्या क्या शामिल किया जाता है। M1 में देखो क्या हो गया, जनता के पास करेंसी मांग जमाएँ और रिजर्व बैंक के पास जो जमा है। फिर उसके बाद आता है M2 में M1 तो शामिल हो गया, ये वाली चीज़ तो पहले ही शामिल होगी, साथ में पोस्ट ऑफिस वाला हो गया। M3 में क्या हो गया, M3 में M2 को शामिल कर लिया, साथ में कमर्शियल बैंक। M4 के अंदर क्या किया, M3 और साथ में पोस्ट ऑफिस वाला। ये चीज़ आ गई समझ में। अब देखिए अब मुद्रा की सप्लाई। मुद्रा की सप्लाई जो होती है वो कैसे की जाती है, इसमें देखिए मुद्रा की सप्लाई। देखो मुद्रा की सप्लाई कौन करता है? आरबीआई करता है। जो हमारा देखो आरबीआई को ना कुछ तो जो करेंसी मतलब अपने पास ना स्टॉक का रखना पड़ता है, रिज़र्व रखना पड़ता है। 200 करोड़ रुपए का मैंने आप लोगों को बताया था कि आरबीआई को अपने पास रिज़र्व रखना पड़ता है। ये 200 करोड़ उसके पास कैसे हो सकते हैं भाई? ये 200 करोड़ के क्या हो सकता है, 115 करोड़ रुपये का तो सोना होता है, और 85 करोड़ रुपये का क्या होता है, विदेशी विनिमय होता है, मतलब विदेशी जो करेंसी होती है वो, फ़ॉरेन का जो करेंसी वगैरह होती है वो आएगा, ठीक है। तो ये आरबीआई डिसाइड करता है कितनी करेंसी इशू करनी है, घटक व्यवस्था को कैसे वो करना है। तो ये सारा काम कौन करता है? आरबीआई। मुद्रा की जो सप्लाई होती है, पूर्ति होती है, कौन करता है? आरबीआई करता है। और मुद्रा की पूर्ति जो आरबीआई करेगा वो डिसाइड करेगा, उससे मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सरकार डिसाइड करेगी, संपत्ति के रूप में कितना रखना है वो डिसाइड करेगी, बैंकों को कितना आरबीआई में जमा करवाना है, वो अपने पास कितना कैश रखना है या कितना गोल्ड के रूप में रखना है, ये सारी चीज़ें आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना, ये कंप्लीट हो गया आपका लेसन, अच्छे तरह कर लेना। थैंक यू।